ठीक है। स्थिति गति या बल शक्ति, है ना, इसी अर्थ में आता है फिर होना व रहना, है ना। फिर इसी क्रम में है समझ व जीना, है ना। तो ये सब पैरेलल में सारा पूरी बात, और भी बहुत सारे हैं, जगह जगह पे आएंगे तो बताएंगे, है ना। तो जैसे शब्द आता है स्व व त्व, ये भी स्थिति गति है। इकाई त्व, है ना। तो इकाई माने जैसे नीम का पेड़ है ना, और उसका आचरण जो है वो उसका त्व है, तो उसका क्रियाकलाप जो है उसका आचरण है ना। तो फिर इकाई व उसका आचरण, है ना। जैसे परमाणु के स्तर पे गठन, है ना, गठन के आधार पे उसका आचरण या गति, है ना। आचरण बोलते हैं इसको, या गति बोलते हैं, या क्रिया बोलते हैं। ये सब पैरेलल में है सारी बातें, ठीक है। जैसे पदार्थ अवस्था है, पदार्थ अवस्था में गठन जो है वो स्थिति है, और गठन के आधार पे जैसा गठन वैसा आचरण, है ना। जैसे हमने बात की थी H2O और H2O2, तो H2O और H2O2 में गठन का अंतर है, इसलिए आचरण अलग अलग है, ठीक है। तो जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना, या रचना का स्ट्रक्चर, जैसे दीवार है, ये जिस चीज से गठित है ना, जैसी गठित है वैसा उसका आचरण है, ठीक है। तो गठन से आचरण, ठीक है। प्राणावस्था में क्या है स्थिति? प्राणावस्था के अंदर स्थिति है उसका प्राण सूत्र या उसका जेनेटिक मटेरियल, जैसा जेनेटिक कोड वैसा उसका आचरण, जैसा उसका बीज वैसा उसका आचरण, है ना। सामान्य भाषा में बोलेंगे, लोक भाषा में बोलेंगे तो बीज जैसा बीज वैसा आचरण, और साइंटिफिक टेक्निकल भाषा बोलेंगे तो जैसा उसका जेनेटिक कोड वैसा उसका आचरण, है ना। नीम का जेनेटिक कोड अलग है, आम का जेनेटिक कोड अलग है ना, पीपल का अलग है, ऐसे, ठीक है। जीवों में जैसा वंश वैसा आचरण, तो वंश स्थिति है, आचरण उसकी क्रिया है, गति है। मानव में ज्ञान, ज्ञान अवस्था में ज्ञान की जो स्थिति है या चेतना की जो स्थिति है, तो जीव चेतना का आचरण, ठीक है। मानव चेतना तो मानव चेतना का आचरण। तो स्थिति चेतना किस स्तर पे है, जो जीवन की चेतना है, ठीक है। तो स्थिति और गति, है ना, और तात्विक स्तर पे देखेंगे तो व्यापक और एक एक, ठीक है ना। यही सह अस्तित्व है, यही सह अस्तित्व हर जगह पे हम अध्ययन कर रहे हैं। व्यापक स्थिति है और एक एक उसमें जो संपृक्त प्रकृति है वो उसकी गति है, आचरण के रूप में दिखता है, उसको व्यक्त करता है। मानव के रूप में देखेंगे तो जीवन को स्थिति के रूप में मान सकते हैं, यानी उसके जीवन की जो स्टेटस है उसके हिसाब से मानव का आचरण है ना, ऐसे। तो मूल में कोई चीज है जो व्यक्त हो रही है, ठीक है। वो क्या है, उसको जो मूल में है उसको हम बोल रहे हैं स्थिति, और उसकी जो व्यक्त होने की का क्रियाकलाप है उसी को गति कह रहे हैं। इसी को जो
इसके अंदर एक सैल्यूटेशन भी हम बोलते हैं ना, हरि हर, कई जगह सुना हो सकता है आप लोगों ने। तो हरि हर भी स्थिति गति ही है, उस रूप में इंटरप्रेट किया गया। ठीक है। बस इतना ही मान लीजिए, वो हरि इज इक्वल टू स्थिति एंड हर इज इक्वल टू, वो पुराने परंपरागत शब्द हैं, है ना, पहले से बोलने का अभ्यास रहा, तो उसको ज्ञान के बाद नया इंटरप्रिटेशन दे दिए, हरि हर स्थिति गति। ठीक है। तो ये मोटी मोटी बात तो इतनी हो गई। ठीक। नहीं, ऐसा नहीं, धर्म गति नहीं है, धर्म स्थिति है। हाँ, स्वभाव क्रियाकलाप के रूप, धर्म के को अगर हम बेस बनाएंगे तो स्वभाव हमारे को गति के रूप में लगता है ना। धर्म और स्वभाव को स्थिति देखते हैं तो गुण और रूप हमारे को गति के रूप में दिखता है ना। हाँ, प्रत्यावर्तन परावर्तन स्थिति गति की बात नहीं है। प्रत्यावर्तन जो है वो इकाई के स्वयं के विकास के अर्थ में है, परावर्तन परस्परता में निर्वाह के अर्थ में है, यह परस्परता में विकास के अर्थ में है ना। प्रत्यावर्तन किस लिए है? गुणात्मक विकास के लिए, परिमार्जन के लिए, इसलिए प्रत्यावर्तन है। परावर्तन क्या है? परावर्तन है कि जो भी विकास की स्थिति है उसकी, है ना, उसको व्यक्त करने के लिए। तो परावर्तन को गति के रूप में कहा जा सकता है ना, पर प्रत्यावर्तन को स्थिति के रूप में नहीं कह सकते। तो पूरे जीवन की जो स्थिति है, मतलब जो भी चेतना का स्तर है, उसी को आपको बोलना पड़ेगा, उसी को परावर्तन के रूप में व्यक्त करता है ना। प्रत्यावर्तन वो क्रियाएं हैं जिससे हमारा गुणात्मक विकास होता है। ठीक है। स्थिति क्षमता में विकास, जीव चेतना एक स्थिति है, मानव चेतना दूसरी स्थिति है। तो जीव चेतना से मानव चेतना में आने के लिए प्रत्यावर्तन क्रियाएं है ना, इसलिए उसको स्थिति नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये मोटी मोटी बात है, इसको अगर हम पकड़ लेते हैं, है ना, तो इधर हमारा वो रह गया मानव में, है ना, चेतना, चेतना का जो स्तर है और उसका आचरण, है ना, वो सब लिख ही लिया होगा, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था वाला आप लोगों ने, है ना, नोट कर लिया। ठीक है। इससे चीजें स्पष्ट होती हैं। क्या स्पष्ट होता है कि प्राणावस्था का जो आचरण है ना, तो उसका मूल में उसका जेनेटिक कोड है। जो भी प्राण रचना होगी उसका प्राण सूत्र उसके आचरण का आधार है। तो जैसा प्राण सूत्र वैसा आचरण, उसके अंदर उसकी जो क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो प्राण सूत्र में ही पहली वो की क्रिया है कि वो वातावरण से जो केमिकल्स को लेके अपने साथ एक चेन बना के, मतलब वो एक केमिकल्स की चेन है प्राण सूत्र जो है ना, जो डीएनए आरएनए होता है वो एक केमिकल चेन होती है, उसमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी आ जाती है। वो चेन होती है, वो वातावरण से अपने में सजा लेता है, फिर उसको अलग कर देता है, और लेता है, सजाता जाता है, उसको अलग करता है, ये प्रक्रिया उसमें चलती है। और वो जो अलग होते हैं वो ऐसे भटकते नहीं है, फिर वो जुड़ते जाते हैं एक दूसरे से। अब वो जो चेन जिस प्रकार की है उसका जुड़ना है, जैसे चार ऐसी कोई चेन है तो उसमें चार वाला तो फिट हो जाएगा, पर तीन वाली चेन में चार वाला फिट नहीं होगा, तीन में तीन वाला होगा, या कुछ, तो उसका कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, इसलिए उसके रूप अलग अलग हो जाते हैं। तो नीम का पत्ता नीम के पत्ते जैसा ही दिखेगा, क्योंकि उसका जो रसायन है मूल में वो वैसा है ना, उसका स्ट्रक्चर और कुछ नहीं हो सकता है उसी, इसलिए नीम का रूप सुनिश्चित है। ऐसे ही आम के पत्ते का रूप सुनिश्चित है,
वो रसायन के लिए वही रूप बनेगा, पत्ते का, जड़ का, तने का, है ना, उसके पूरा, उसके आकार, उससे बड़ा आकार भी नहीं होगा, उतना ही बड़ा आकार। ये सब सुनिश्चित है नियम से। इस सब के मूल में जो स्थिति है वो उसका जेनेटिक कोड या प्राण सूत्र, वहां से वो सारा डिटरमिन हो रहा है। जीवों में वंश, वंश का मतलब क्या है? अब वो भी जेनेटिक कोड जैसा लगता है कई बार, है ना, कि जिस रेस को बिलोंग करता है, जिस वंश को बिलोंग करता है, लेकिन जीव के अंदर उसने जो शरीर का को चला रहा है, संचालन कर रहा है, उस शरीर से जीवन जो है तदाकार हो रखा है। तो उधर जीवन भी है ना, जीवन में ही स्वभाव होता है उसके, तो उस शरीर के साथ जुड़ के उसने उस स्वभाव अपना रखा होता है ना। तो लेकिन उसमें भी परिवर्तन देखे हम लोगों ने, जो मानव के जैसे संपर्क में आके, है ना। पर अगर जीवों को देखें प्राकृतिक विधि से, तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में उनका एक निश्चित आचरण होता है। तो जो वंश के अनुसार वो आचरण है, जिस वंश का है उस वंश का आचरण है वो, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है ना। ऐसे ही मानव के अंदर हम देखते हैं तो उसके आचरण में वंश नहीं है, उसके आचरण में ज्ञान या चेतना का स्तर है। जीव चेतना का एक आचरण है ना, उसकी एक रेंज है, जितने वेरिएशन है उसी रेंज में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी हमें लगता है कि मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग, ऐसा नहीं। ये सब जीव चेतना में है, उस रेंज में ही है। मानव चेतना अलग रेंज है, देव चेतना उससे अधिक रेंज है, और दिव्य चेतना पूरी है, ठीक है। तो ये 4 स्थितियां हैं मानव में। ज्ञानावस्था 4 स्थितियों में पाया जाता है, जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, है ना। सारा श्रम जीव चेतना से मानव चेतना में आने के लिए, उसके बाद स्वाभाविक है वो आगे। तो ये स्थिति गति का जो सिद्धांत है वो हमारे को ऐसे पकड़ में अगर एक बार आ जाता है तो चीजें समझने में बहुत आसानी हो जाती है ना, ठीक है। अब रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग करेंगे तो बाकी चीजें भी पकड़ में आती जाएंगी जो लिखा है उसमें। क्या पेज नंबर था? 87। हाँ जी, काउंट शुरू करेगा? दीदी करिए। स्थिति गति। मानव जागृति पूर्वक स्थिति गति में प्रमाणित होना चाहता है। ऐसे प्रमाण स्वयं के भी और संपूर्ण के भी संबंध में आश्रित है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को हृदयंगम करना होगा कि स्थिति गति अविभाज्य है। होना, गतित रहना इसका मूल प्रमाण है। एक परमाणु भी होने के आधार पर गतित रहता है। ग्रह गोल भी होने के आधार पर गतित रहता है। संपूर्ण पदार्थ संसार होने के आधार पर ही रचना विरचना रूपी गति को बनाए रखता है। सारे वनस्पति भी होने के आधार पर ही पुष्टि के रूप में गतित रहते हैं। संपूर्ण जीव संसार भी होने के आधार पर ही गतित रहता है। मानव जागृति होने के आधार पर ही गति को प्रमाणित करता है। इस प्रकार सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में नित्य प्रतिष्ठा प्राप्त संपूर्ण वस्तु स्थिति गति के रूप में वर्तमान है। इस विधि से संपूर्ण स्थिति गति अविभाज्य है। स्थिति में बल, गति में शक्ति अथवा स्थिति को बल, गति को शक्ति के रूप में देखा जाता है और बल और शक्ति अविभाज्य है ही। इस स्थिति गति की अविभाज्यता को मानव में होने वाली जीवन क्रियाओं में भी देखा जाता है। मानव में अनुभव के रूप में स्थिति, प्रमाण के रूप में गति दिखाई पड़ती है। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का बोध सहित बुद्धि ही स्थिति एवं उसे प्रकाशित करने की प्रवृत्ति के रूप में संकल्प ही गति है। बहुत बढ़िया।
बोध ही अनुभव और प्रमाण का अभिव्यक्ति है। अनुभव प्रमाण यानी जीता हुआ साक्ष्य, बोध स्वीकृति, अभिव्यक्ति सूचना, ऐसा सूचना दूसरों के अनुभव के लिए प्रयोजन है। न्याय, धर्म, सत्य के साक्षात्कार चिंतन करने के रूप में चित्त में स्थिति और इसका चित्रण के रूप में चित्रित हो पाना गति है। चित्त क्रियाकलाप का संपूर्ण चित्रण तुलन के रूप में अर्थात न्याय, धर्म व सत्य रूप में स्पष्ट होना वृत्ति सहज स्थिति है। वृत्ति में संपन्न हुए तुलन का विश्लेषण विधि में विश्लेषित होना व संप्रेषित होना वृत्ति सहज विचार गति है। विश्लेषण के स्पष्ट अथवा सार रूप में मूल्य स्वीकृत होता है। इसे आस्वादन करना ही मन की स्थिति है। इसकी सार्थकता के लिए चयन क्रिया को संपादित करने के रूप में गतित होना हर मानव में सर्वेक्षित है। इस ढंग से मानव भी सभी प्रकार से स्थिति गति में होना स्पष्ट होता है। इस प्रकार मानव समझदारी से संपन्न होने के उपरांत प्रमाणित होना स्वाभाविक होता है। इसका मतलब यही हुआ, हम जब तक प्रमाणित नहीं होते तब तक प्रमाणित होने के लिए ज्ञानार्जन, विवेकार्जन, विज्ञानार्जन कर लेना ही शिक्षा और शिक्षण का तात्पर्य है। इसके लिए सह अस्तित्ववादी शिक्षा क्रम समीचीन है। अतएव समझदार मानव होने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें दो बात, एक तो पहले यही आ गई कि भैया जो पूछे थे, है ना, तो इधर तो स्थिति गति के रूप में बता रहे हैं, है ना। तो जो जीवन के अंदर जो अनुभव है ना, बोध, चिंतन, अपना तुलन और आस्वादन, इनको स्थिति रूप में कब बोल रहे हैं? जब मतलब प्रत्यावर्तन होने से पहले भी एक स्थिति है उनकी और प्रत्यावर्तन होने के बाद भी एक स्थिति है। उसके आधार पे जो परावर्तन क्रियाएं क्रियाशील रहती है ना, उस रूप में इसको बोल रहे हैं, तो उसको ले सकते हैं वैसे, ठीक है ना। एक बात तो दूसरी, इसके अंदर जीवन कैसे काम करता है, बड़ा अच्छा विश्लेषण आया है ये, है ना, ये ध्यान देने की बात। ठीक, आगे। सह अस्तित्ववादी विचार, ज्ञान, विवेक, विज्ञान को समझना ही समझदारी है, क्योंकि आदर्शवाद और भौतिकवाद के अनुसार जितना जिए समझे उससे कोई सर्वशुभ विधि प्रतिपादित नहीं हो पाई। इसे स्पष्ट रूप में रेखांकित कर लेने की आवश्यकता है। सर्वशुभ का स्रोत सह अस्तित्ववादी ज्ञान, विचार रूपी विज्ञान, विवेक ही है। इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, जीने दे सकते हैं, जी भी सकते हैं। हम हर व्यक्ति समझदारी की स्थिति गति में प्रमाणित हो सकते हैं और लोगों को प्रमाणित होने के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। यही समझदारी का लोकव्यापीकरण विधि है। संपूर्ण मानव का स्थिति गति में प्रमाणित होना। संपूर्ण स्थितियां सार्वभौमिक और अखंड समाज संबंध के रूप में स्पष्ट है। इन सभी सोपानों में भागीदारी करना ही प्रमाण का तात्पर्य है। ऐसे प्रमाण मानव में, मानव से, मानव के लिए अनुभव मूलक विधि से परावर्तित होते हैं। ऐसे अनुभव मूलक प्रमाण सार्वभौम होते हैं। इसके लिए जी कर देखना ही एकमात्र उपाय है। मानव विज्ञान विधा में पारंगत होना चाहता है। पारंगत होने में अभी तक की प्रायोगिक व्यवहारिक अड़चन यही दो मुद्दे में सिमटा। पहला, अंतिम सत्य का अता पता नहीं हो पाया। दूसरा, मूल मात्रा, ऊर्जा स्रोत व लक्ष्य का पता नहीं चल पाया। तीसरा, मानव का अध्ययन न हो पाना। चौथा, अस्तित्व का प्रयोजन स्पष्ट न हो पाना रहा। इस ढंग से विज्ञान में इतना लंबी चौड़ी निष्ठा से प्रयोग करने के उपरांत भी सभी स्पष्ट रूप से जीना चाहने वाले कुंठित हो बैठे। इस मुद्दे पर पहले यह तय हुआ कि भौतिकवादी विधि से अथवा आदर्शवादी विधि से विज्ञान के सामने जितने भी दावे आते हैं, अर्थात प्रश्न चिन्ह आते हैं, उसे आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक ध्रुवों के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाए, परंतु इस आधार पर कोई सार्थक दृष्टि के अनुसार तर्क संगत और प्रयोजन संगत कार्य व्यवहार व्यवस्था परंपरा को स्थापित नहीं कर पाया।
इसकी अपेक्षा शुभ चाहने वाले, दूसरी भाषा में सर्व शुभ चाहने वाले हर नर नारी में ऐसे चाहत पाई जा रही है। दूसरी ओर कुंठित होने वाली बात स्पष्ट हो चुकी है। कुंठित होने वालों में भी बहुत से लोग सर्वशुभ चाहते ही होंगे। शुभ चाहने वाली विधि से तर्क संगत करने जाते हैं तो सर्वशुभ ही ध्रुव होता है। अब यहाँ सर्वशुभ की चाहत को सर्व मानव की स्वीकृति अथवा सर्वाधिक की स्वीकृति मानते हुए आगे और सोचने, समझने, प्रमाणों को प्रस्तुत करने के क्रम में इस आलेख को आगे बढ़ाया है। पढ़ते रहिए। अभी तक जो भी विज्ञान कहलाने वाली विधियां रही हैं, उनमें निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करने की परिकल्पना, प्रमाण उन्हीं के दृष्टिकोण से रही है। विज्ञान का दृष्टिकोण संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। इसके आधार पर मानवेतर संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए, मानव के उपयोग करने के लिए है। मानव में मानव से वही इसको उपयोग करने योग्य है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, अर्थात जो दूसरे को मारपीट, लूटपाट, हत्या, आतंक, जानमारी करता है। इसमें आगे यह भी तर्क हो सकता है, विज्ञान ने क्या ऐसा कहीं घोषणा किया है? विज्ञान का घोषणा एक दस्तावेज के रूप में नहीं है। विज्ञान के अर्थ में जो जो जीने गए हैं, अर्थात विज्ञान को हवाला देते हुए अपने मंतव्य रूपी प्रबंधों को रचना दिए हैं, उनमें इस प्रकार का उल्लेख होना पाया जाता है। इसमें मुख्य घोषणा अनिश्चितता, अस्थिरता बिंदु उसमें से स्पष्ट होती है। विज्ञान अपने में स्वतंत्र है, विज्ञानी नहीं। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक दस्तावेजों में मिलती ही है। इसमें प्रश्न यही आता है, विज्ञान की जिम्मेदारी किताब है या मानव है? इस क्रम में किताब के रूप में जो दस्तावेज है, आगे चलकर यंत्र से जो प्रमाणित होगा वह सच्चाई है। अंतिम सत्य भले न हो, ऐसी मान्यता निष्पन्न हो चुकी है। इसका निष्कर्ष यही निकला, यंत्र ही प्रधान प्रमाण हुआ। इस विधि से जिम्मेदारी मानव पर न होकर यंत्रों पर थोपी गई। इसमें मानव सोच की सुविधा यही हो सकती है कि तर्क के उलझनों को पैदा न करना। तर्क का प्रयोग मानव ही करेगा, यंत्रों के साथ कोई तर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि यंत्र जो करता है बार बार करता रहता है। इस प्रकार बार बार दोहराना ही विश्वास का आधार अथवा भरोसे का आधार माना गया। इस प्रकार विज्ञान गतिविधियों के अनुसार मानव जिम्मेदारियों से दूर है, जबकि यंत्रों को मानव बनाता है। निरीक्षण परीक्षण की स्थिति में हम पाते हैं कि हर मानव जिम्मेदारी का पक्षधर है, हर मानव न्याय का पक्षधर है, हर मानव व्यवस्था का पक्षधर है। इन सब के मूल में हर मानव समझदारी के पक्ष में है। इस बात का उल्लेख अवश्य है कि हम मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को साकार करने वाले हैं। हम मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को साकार करने वाले हैं और मन स्वस्थता को प्रमाणित करने में प्रचलित शिक्षा विधि से असमर्थ रहे हैं। मन स्वस्थता ही मानव की मौलिकता है। इस मौलिकता को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव सुखी होने के तथ्य को हम अपने में जांचकर प्रमाणित कर चुके हैं। यह सह अस्तित्व विधि से सफल है। हर विधा में हम समाधान पूर्वक जीकर ही सुखी होते हैं। समाधान पूर्वक जीने का सूत्र समझदारी पूर्वक ही सार्थक होना पाया गया। समझदारी सह अस्तित्व पूर्ण दृष्टिकोण से संपन्न होता है। इस क्रम में समझदारी का नित्य स्रोत तीन विधा में होना पहले से हम समझ चुके हैं। यह तो पहले से अभी तक प्रस्तुत किया गया। अध्ययन से विदित हो चुका है कि आदर्शवादी विधि भौतिकवादी विधि से, तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हो पाती। प्रस्तावित सह अस्तित्ववादी विधि से ही, अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी के रूप में मानवीय आचरण पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित कर सकते हैं। स्वयं में सदा सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौम समाधान संपन्न होना ही समझदारी की सर्वप्रथम सीढ़ी है। हर जागृत मानव में यह विद्यमान रहता ही है। इसी कारणवश सदा सदा सुखी होने की संभावना भी समाई रहती है। इसी आधार पर प्रमाणित होने की आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार हर समझदार मानव परंपरा के लिए जिम्मेदार होना, उपकारी होना संभावित हो गया। उपकार का तात्पर्य भी स्पष्ट है।
जागृति के अर्थ में समझा हुआ को समझाना, किए हुए को कराना, सीखे हुए को सिखाना, यह सब समाधानकारी होना, फलतः उपकार सार्थक होना होता है। इस ढंग से मानव कैसा उपकारी हो सकता है स्पष्ट हुआ है। यह भी स्पष्ट हुआ कि हम सब समझदार मानने वाले, ना समझ मानने वाले कैसे समस्याओं को निर्मित किया। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि विज्ञान संसार मानसिकता प्रबोधन कार्यों में जिम्मेदारियों से बहुत दूर पहुंचाने के क्रम में यंत्र के समान मानव को पहचानने की कोशिश की। इसमें सर्वथा असफल हुआ। सह अस्तित्व विधि से स्पष्ट न होने वाली कोई वस्तु ही नहीं है। संपूर्ण वस्तु को जो समझने योग्य है, समझता है, समझा गया भी है। समझे हुए को समझाना एक स्वयं स्फूर्त क्रिया है। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त का आधार स्पष्ट हो गया। मानव चाहता हुआ को प्रमाणित कर पाया, समझा पाया। यही व्यक्त होने का प्रमाण है। इसी के साथ जीना भी होता है जो हम समझा मानते रहे हैं। वह समझा नहीं पाए, यही अव्यक्त कहा गया। जबकि सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व नित्य वर्तमान और व्यक्त है। इसमें कुछ भी अव्यक्त नहीं है। बढ़िया। राकेश भैया, ये जो दीदी पढ़ी आपके उसमें भी वैसा ही था या कुछ चेंजेस हैं? ऐसे बढ़िया, ठीक है। तो इसमें स्थिति गति से बात शुरू हुई है ना, और तो होना और रहने के रूप में इसको बताया है ना। होना और गतित रहना है ना, इसका मूल प्रमाण है स्थिति गति को। यहाँ से शुरू किए और उसके बाद चारों अवस्थाओं की बात की है इसके अंदर स्थिति गति के रूप में। फिर जीवन की बात आई है ना। तो जीवन के अंदर जो 5 क्रियाएं हैं वो स्थिति के अर्थ में बताया और 5 क्रियाएं उसको गति के रूप में बताया। ठीक है। फिर मानव के जीने को है ना, उसके मूल में सहअस्तित्ववादी विचार, ज्ञान, विवेक, विज्ञान को समझना ही समझदारी है ना। तो क्योंकि आदर्शवाद और भौतिकवाद के अनुसार जितना जिए समझे उससे कोई सर्वश्रेष्ठ। तो अब इसके बाद जो मानव का आचरण यानी मानव की गति जो निश्चित नहीं हो पाई है, यानी मानव का आचरण निश्चित आचरण नहीं हो पाया है, उसको लेके बाकी चर्चा लगती है इसके अंदर है ना। तो उसके अंदर विज्ञान जो है वो आचरण के संदर्भ में है सारा, क्योंकि वो करने वाला भाग होता है। तो उसकी समीक्षा की है काफ़ी सारी। तो विज्ञान की समीक्षा में हम देखते हैं कि उन्होंने बात रखी है इसके अंदर कि अंतिम सत्य का अता पता नहीं हो पाया। पहली बात, अंतिम सत्य क्या मतलब, जो एकदम मूल में तात्विक सत्य क्या है इसको नहीं पता कर पाए है ना। जो फिजिक्स वगैरह में देखते हैं, साइंस में देखते हैं, तो पार्टिकल फिजिक्स में गए लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं वहाँ पे है ना। तो वो मतलब उसमें पूरा पढ़ नहीं पा रहा है वो है ना। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी आई या कोई और थ्योरी आई, उसके अंदर वो पूरा पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसमें कुछ अंतिम सत्य नहीं बता पा रहे। एक फिर दूसरा, मूल मात्रा, ऊर्जा स्रोत व लक्ष्य का पता नहीं चल पाया है ना। तो मात्रा यानी मैटर, मूल में क्या वस्तु है इसको नहीं बता पा रहे, ऊर्जा क्या है इसको नहीं बता पा रहे, और लक्ष्य क्या है इस सब का इसको नहीं बता पा रहे है ना। फिर तीसरा बताया, मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, यानी हम इसी अस्तित्व में हैं, इसी में, इसमें मानव का अध्ययन ही नहीं हो पा रहा है। जो हम विज्ञान में पढ़ रहे हैं उससे मानव क्या ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है ना। और फिर चौथा, अस्तित्व का प्रयोजन स्पष्ट नहीं हो पाना। ये 4 बातें हैं जो कि इसमें नहीं हो पा रही हैं। फिर इस ढंग से विज्ञान में इतना लंबी चौड़ी निष्ठा से प्रयोग करने के उपरांत भी सभी स्पष्ट रूप में जीना चाहने वाले कुंठित हो बैठे। तो जीना यानी आचरण के रूप में हमारे को सुख नहीं मिल रहा है, तृप्ति नहीं मिल रही है ना। तो गति में जो, तो ये सब बात किसकी चीज़ के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं कि स्थिति में कोई कमी है ना। तो भौतिकवादी और आदर्शवादी विधि से विज्ञान के सामने जितने भी दावे आते हैं अर्थात प्रश्न चिन्ह आते हैं, उसे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक ध्रुवों के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाए, परंतु इस आधार पर कोई सार्थक दृष्टि के अनुसार तर्क संगत और प्रयोजित संगत कार्य व्यवहार व्यवस्था परंपरा को स्थापित नहीं कर पाए है ना। जो तर्क संगत और प्रयोजन संगत नहीं है वो अनिश्चित है ना। फिर इसकी अपेक्षा शुभ चाहने वाले, दूसरी भाषा में सर्वशुभ चाहने वाले,
तो सर्व शुभ की कामना अधिकतर लोगों में इस बात को लाए। तो सर्व शुभ से कम में हमारी तृप्ति नहीं होगी, तो सर्व शुभ के अर्थ में जब तक सर्वाधिक मानव जिएंगे नहीं तब तक हमारी तृप्ति नहीं होगी। इसका रास्ता नहीं निकल रहा, इस बात के ऊपर इंडिकेशन है यहाँ पे, है ना। तो हमारा जो समाधान है वो सर्व शुभ के अर्थ में ही है। अभी तक जो भी विज्ञान कहलाने वाली विधियां रही हैं उनमें निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करने की परिकल्पना प्रमाण उन्हीं के दृष्टिकोण से रही है। विज्ञान का दृष्टिकोण संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये जो विज्ञान के अंदर मूल में जो जितना भी है वो भौतिकवाद के मूल में वही है ना, संघर्ष को रखे हैं, है ना, कि भाई कोई भी जैसे परमाणु भी है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो परस्पर संघर्ष में हैं, इस बात को बोलते हैं। ऐसे ही जो सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं तो मानव जो है वो परस्पर संघर्ष में है, इसको बोलते हैं। तो कंपटीशन से विकास होता है, इस बात को लाते हैं, है ना। इस बात को इधर इंडिकेट कर रहे हैं कि विज्ञान का दृष्टिकोण संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। इसके आधार पर मानवेतर संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए, मानव के उपयोग के करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए, है ना। तो इसके आधार पे हम इस धरती के एक कंपोनेंट है और हम इसके अंदर संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा अधिकार है, अगर हम इस पे जीत जाते हैं तो फिर हम इसको कैसे भी इस्तेमाल कर ले, ये निष्कर्ष निकला है इसके अंदर, है ना। मानव में से वही इसको उपयोग करने योग्य है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है ना। अर्थात जो दूसरे को मारपीट, लूटपाट, हत्या, आतंक, जानमारी करता है ना। इसमें आगे यह भी तर्क हो सकता है, विज्ञान में क्या ऐसा कहीं घोषणा किया है? तो बोल रहे हैं कि ऐसा तो कहीं लिखित रूप में तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो निष्कर्ष तो यही निकलते हैं कि ये ऐसे ही हम लोगों ने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, क्योंकि जीने का स्वरूप तो यही बनता जा रहा है ना। विज्ञान के अर्थ में जो जो जीने गए हैं, अर्थात विज्ञान का हवाला देते हुए उनमें मंतव्य देते हुए अपने मंतव्य रूपी प्रबंधों को रचना दिए हैं, उनमें इस प्रकार का उल्लेख होना पाया जाता है। इसमें मुख्य घोषणा अनिश्चितता, अस्थिरता बिंदु इसमें से स्पष्ट होती है। तो वो जो विज्ञान के जो तात्विक भाग है उसके अंदर अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी, इन दोनों की जो बात है ना, ये मुख्य बात है। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक दस्तावेजों से मिलती ही है। इसमें प्रश्न यही आता है, विज्ञान की जिम्मेदारी किताब है या मानव, है ना। फिर उसके अंदर इसको ले जाके फिर यंत्र से कैसे जुड़ा है इसको बताया कि उसके अंदर जो प्रमाण को मान रहे हैं वो यंत्र में मान रहे हैं, है ना। तो मानव और यंत्र से कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकलता है, वो थोड़ी देर के लिए ट्रांजिटरी स्टेट में हमका कोई निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद फिर वो भी चेंज हो जाता है, फिर अगले पे चले जाते हैं, है ना। तो इसमें कोई फाइनल कंक्लूजन निकलने की कोई जगह नहीं है, अंतिम कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है ना। तो ऐसा भी मान लिया गया विज्ञान में और या ऐसी सोच में, भौतिकवादी सोच में, कि कोई अंतिम निष्कर्ष कुछ होता ही नहीं है, देयर इज नो फाइनल कंक्लूजन ऑफ थिंग्स, है ना। ऐसा मानते ही हैं आधुनिक दुनिया में। तो इस विधि से जिम्मेदारी मानव पर ना होकर यंत्रों पर थोपी गई। इसमें मानव सोच की सुविधा यही हो सकती है कि तर्क के उलझनों को पैदा ना करना। तर्क का प्रयोग मानव ही करेगा, यंत्रों के साथ कोई तर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि यंत्र जो करता है बार बार करता रहता है। इस प्रकार बार बार दोहराना ही विश्वास का आधार अथवा भरोसे का आधार माना गया। रेपिटेशन से ही भरोसा बनेगा, कोई चीज़ बारंबार होएगी। अगर मैंने प्रयोग किया है उसमें सफल हो गया और आप भी करके सफल हो जाए तो ये विश्वास का आधार माना गया, है ना। साइंटिफिक प्रिंसिपल के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन में ये सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास के लिए, कि भाई जो मैंने प्रयोग किया है उसमें मेरे को रिजल्ट आ रहा है, आपने भी कर लिया, आपको रिजल्ट आ गया, तो यही विश्वास का आधार है ना। इस प्रकार विज्ञान गतिविधियों के अनुसार मानव जिम्मेदारियों से दूर है, जबकि यंत्रों को मानव बनाता है ना। निरीक्षण परीक्षण की स्थिति में हम पाते हैं कि हर मानव जिम्मेदारी का पक्षधर है, हर मानव न्याय का पक्षधर है, हर मानव व्यवस्था का पक्षधर है। इन सब के मूल में हर मानव समझदारी के पक्ष में है। ये बात कहाँ से जुड़ती है कि मानव का अध्ययन नहीं हुआ है, ये वाला पॉइंट मिसिंग है। अभी यंत्रों को विश्वास का आधार मान लिया, है ना। यंत्र मानव बनाता है, मानव को विश्वास का आधार माना नहीं।
देख रहे हैं ना, इसका इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स ह्यूमंस बनाते हैं, है ना, तो इंस्ट्रूमेंट पे तो हम भरोसा करते हैं, आदमी पे नहीं करते, है ना। तो इधर फिर अगले इसमें बोल रहे हैं कि निरीक्षण परीक्षण की स्थिति में हम पाते हैं कि मानव जिम्मेदारी का पक्षधर है। तो मानव चाहता है मानव जिम्मेदार हो, ये भी हमें देखने को मिलता है अपने एक दूसरे से क्या शिकायत है हम लोगों की, है ना, गैर जिम्मेदारी सबसे बड़ी शिकायत है, ठीक है ना। तो हमारी अपेक्षा तो है जिम्मेदार हम हों, पर हम जो मूल सत्य की बात कर रहे हैं तो उसमें जिम्मेदारी यंत्र पे ठहरा रहे हैं, ठीक है। फिर जिम्मेदारी का पक्षधर है मानव, न्याय का पक्षधर है और मानव व्यवस्था का पक्षधर है, और हर मानव समझदारी का पक्षधर है। इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं, ये मानव के अध्ययन से निकल के आता है, तो फिर आगे की बात है इसमें। इस बात का उल्लेख अवश्य है कि हम मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को साकार करने वाले हैं और मन स्वस्थता को प्रमाणित करने में प्रचलित शिक्षा विधि से असमर्थ रहे हैं। तो मानव की जो परिभाषा है उसका एक भाग तो पूरा हो पा रहा है, दूसरा नहीं पूरा हो पा रहा, है ना। मनाकार को साकार कर लेते हैं पर मन स्वस्थता को नहीं पा रहे। मन स्वस्थता ही मानव की मौलिकता है। इस मौलिकता को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव सुखी होने के तथ्य को हम अपने में जांच कर प्रमाणित कर चुके हैं। ये अपने बारे में उन्होंने बोला। यह सहस्थित विधि से सफल है। हर विधा में हम समाधान पूर्वक जीकर ही सुखी होते हैं। समाधान पूर्वक जीने का सूत्र समझदारी पूर्वक ही सार्थक होना पाया गया। समझदारी सहस्तित्व पूर्ण दृष्टिकोण से संपन्न होता है। इस क्रम में समझदारी का नित्य स्रोत 3 विधा में होना पहले से हम समझ चुके हैं, है ना। हाँ, यह तो पहले से अभी तक प्रस्तुत किया गया अध्ययन से विदित हो चुका है कि आदर्शवादी विधि भौतिकवादी विधि से, तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हो पाती। प्रस्तावित सहस्तित्ववादी विधि से ही अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी के रूप में मानवीय आचरण पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित कर सकते हैं। स्वयं में सदा सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौम समाधान संपन्न होना ही समझदारी की सर्वप्रथम सीढ़ी है। हर जागृत मानव में यह विद्यमान रहता ही है। इसी कारणवश सदा सदा सुखी होने की संभावना भी समाई रहती ही है। इसी आधार पर प्रमाणित होने की आवश्यकता बनी रहती है। तो इधर प्रमाण को जो है यंत्र से हटा के हम मानव में प्रमाण की बात को कर रहे हैं, है ना। जो वहाँ पे जब जीवन की बात की थी तो उसमें अनुभव और प्रमाण की बात वहाँ पे भी आई थी। अब प्रमाण की बात मानव के जीने के रूप में बात आ रही है ना। विज्ञान में, भौतिकवादी विधि में यंत्र में प्रमाण की बात है। आदर्शवादी विधि में किताब में प्रमाण की बात है ना। तो इस प्रकार हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होना, उपकारी होना संभावित हो गया। उपकार का तात्पर्य भी स्पष्ट है। जागृति के अर्थ में समझा हुआ को समझाना। तो उपकार को बता रहे हैं, उपकार का मतलब क्या है ना। तो मानव अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरा करता ही है, साथ में उपकार पूर्वक जिएगा। तो उपकार क्या है? जो समझा उसको समझा देना, जो स्वयं में समझ गया है उसको दूसरे को समझा पाना, जो स्वयं में सीख लिया है उसको दूसरों को सिखा पाना, और जो स्वयं में करता है वो दूसरों को करवा पाना। ये दूसरा कौन है? ये अगली पीढ़ी है ना, फ्यूचर जनरेशन्स को, है ना। ये इसके अंदर उपकार है। तो शिक्षा का काम करना ही उपकार है। मूल में ये इसमें से मैसेज आ रहा है। ठीक, इस ढंग से मानव कैसा उपकारी हो सकता है स्पष्ट हुआ। यह भी स्पष्ट हुआ कि हम सब समझदार मानने नासमझ मानने वाले कैसे समस्याओं को निर्मित किया, है ना। तो ये उपकार के संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें अगली पीढ़ी को समझाना है, परिवार व्यवस्था में अगली पीढ़ी उपलब्ध रहती है। अपने ही बच्चों को समझाना है उपकार का मतलब क्या है ना। अपने ही बच्चों को सिखाना है। अपने मतलब हमारे परिवार में अगर कोई जिम्मेदारी लेगा शिक्षा का, तो भाई इतने सारे लोग हैं तो 1-2 लोग जिम्मेदारी ले लो शिक्षा की, है ना। उसी का नाम विद्यालय है। तो उपकार जो है वो मतलब अपनों को ही समझाने की बात है, अपनों को ही सिखाने की बात है, अपनों को ही कराने की बात है। ठीक है ना। इसमें कोई मतलब नहीं। तो उपकार शब्द से कई बार ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम है। ये हमारी स्वाभाविक चाहना ही है कि हमारी अगली पीढ़ी को हम समझदार बनाएं, उनको ठीक से सिखाएं, ठीक से कराएं, जिम्मेदार बनाएं, है ना।
उसके लिए ही बोल रहे हैं, उसी को उपकार कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है, यह भी स्पष्ट हुआ कि हम सब समझदार मानने वाले, नासमझ मानने वाले कैसे समस्याओं को निर्मित किया। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि विज्ञान संसार मानसिकता प्रबोधन कार्यों में जिम्मेदारियों से बहुत दूर पहुंचने के क्रम में यंत्र के समान मानव को पहचानने की कोशिश की, इसमें सर्वथा असफल हुआ। तो मानव को भी एक प्रकार का मैकेनिकल चीज ही मानने की कोशिश की और उसमें असफल हुआ है ना? तो सहस्थित विधि से स्पष्ट न होने वाली कोई वस्तु ही नहीं है। संपूर्ण वस्तु को जो समझने योग्य है, समझता है, समझाया गया भी है। समझे हुए को समझाना एक स्वयं स्फूर्त क्रिया है। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त का आधार स्पष्ट हो गया, है ना। आदर्शवादी विधि के अंदर जो बात थी वो व्यक्त और अव्यक्त के रूप में, क्योंकि उसमें जो प्रमाण है वो किताबों को माना गया, उसमें लिखा गया है कि कुछ भाग अव्यक्त है जिसको समझाया नहीं जा सकता और कुछ भाग व्यक्त है, व्यक्त वाले को बताया जा सकता है, अव्यक्त वाले को नहीं बताया जा सकता। तो इधर बताया कि जिसको हम समझा नहीं पा रहे थे, है ना, ऐसा मानते थे, तो इधर उसको चेंज कर दिया उस फॉर्मेट को। इधर बोल रहे हैं कि हर बात व्यक्त है और उसको बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है। ये बात पे लाके इसको छोड़ा। इसमें कुछ भी अव्यक्त नहीं है ना। ये मूल बात इसके अंदर आई है। ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डिस्कशन है देखेंगे, शुरू तो ये जेनरिक उससे हुआ, लेकिन वो स्पेसिफिकली मानव के आचरण को लेके सारी बात आ गई, है ना। तो मानव के आचरण में विज्ञान की भूमिका है। जो गति जो है, आचरण जो है, जीना, जो जितना भी जीना है विज्ञान पूर्वक जीना होता है। यानी जो जीने में जितने भी हम नियमों को प्रयोग करते हैं, चाहे वो व्यवहार में हो चाहे वो कार्य में हो, ये सब विज्ञान है। यहाँ पे जो परिभाषा है उसके अनुसार हम जो जीने में जितने भी नियमों को आधार बनाते हैं वो सब विज्ञान है। तो जीने के नियमों को पहचानना, समझना और उसको मतलब प्रयोग करना, यही भी विज्ञान है। ठीक है। तो इसलिए आचरण का सारा संपूर्ण भाग ही विज्ञान है। इसलिए ये जो स्थिति गति के संदर्भ में कैसे कनेक्टेड, अगर इसको देखें तो ये गति जो है वो पूरा विज्ञान है मानव में। विज्ञान में क्या है? नियम की पहचान है ना। नियम की पहचान से नियम की समझ है, नियम की समझ के साथ फिर नियम का को प्रयोग है और उसका जीना है। ये सब मिला हुआ है उसके साथ विज्ञान के अंदर। तो उसके मूल में ज्ञान और विवेक है, जो कि स्थिति के रूप में है ना। तो मोटा मोटा मैसेज इसमें ही है। ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ भाई। सर, स्थिति और गति बाय डिफॉल्ट एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे स्थिति होना है, मतलब वो होगा ही अस्तित्व में। हाँ। ऐसी पॉसिबिलिटीज कभी हो सकती है कि अगर कोई इकाई है वो है अस्तित्व में, गति या फिर एक्शन रिएक्शन जो हो रहा है वो कहीं कुछ टाइम के लिए पोस्ट हो जाए, ऐसा कुछ? कोई उदाहरण बताइए। जैसे कोई एक इकाई है, जैसे नीम का ही पेड़ ले ले, वो है अस्तित्व में, तो उनका होना, स्थिति जो है वो होना उनका है ही। ठीक है। अब गति को उनके साथ अगर जोड़ना है तो फिर कैसे उनको डेप्थ में जान पाए? देखिए, अविभाज्य शब्द का मतलब क्या होता है? अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं। तो फिर आप अलग क्यों कर रहे हो? आप अब अलग करके पूछ रहे हो। अलग करके जाओगे तो प्रश्न ही नहीं बनेगा आपका, है ना। अब आप बोल रहे नीम है, नीम है का मतलब क्या है? उसका कोई रूप दिखेगा? उसका कुछ गुण होगा? तो बताइए गति कैसे नहीं होगी उसकी? ये होता है विभाज्य का मतलब। आपका जैसे सर है, हाथ है, पैर है, धड़ है, ये अविभाज्य है ना। इनको अलग कर देंगे तो इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। वो सर हाथ पैर नहीं बचता है, फिर वो केवल मांस का एक टुकड़ा बन जाता है, मांस और हड्डी का। अब वो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सर नहीं है ना। तो
स्थिति गति अविभाज्य का मतलब है इनको अलग हो नहीं सकते, इनको अलग करना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो होने के साथ रहना बना ही रहता है हमेशा, ये बात है मूल में। ठीक है, और बताइए। यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता। देखिए इसको परिभाषा में देखिए क्या लिखा है इसमें। मिला आपको? हाँ, पढ़ दीजिए। यथार्थ का है जिसमें जैसा अर्थ है, उसे हमने यथार्थ कहा है। फिर यथार्थ नहीं, यथार्थता। यथार्थता, ये ता लगने से क्या होता है? ता जो है ना भाषा, निरंतरता। हाँ निरंतरता। निरंतरता, हाँ, जिसमें जो अर्थ वर्तमान है उसको वो व्यक्त करता रहता है, यही उसकी यथार्थता है। रूप गुण स्वभाव धर्म ही यथार्थता है ना। फिर वास्तविकता, मिला आपको? वास्तविकता वस्तु अपने स्वरूप में वर्तमान, वस्तु का तात्पर्य वास्तविकता को व्यक्त करने से है। फिर दूसरा मीनिंग है रूप गुण सामरस्यता प्रकाशन और रूप गुण स्वभाव धर्म का अविभाज्य वर्तमान क्रिया। तीसरा है जो जैसा है वह उसकी वास्तविकता है, जो जिस पद में है वह उसकी वास्तविकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसे क्या पकड़ में आता है? कुछ आता है पकड़ में या नहीं? सामान्य भाषा में वास्तविकता किसे बोलते हैं? जो हकीकत है, जो जैसा है ना। और यथार्थता किसे कहते हैं? मीनिंग, जो जिसका जैसा मीनिंग है ना, जिसका अर्थ। तो एक मीनिंग के अर्थ में है ना, यानी उसकी उपयोगिता क्या है ना। वास्तविकता क्या है कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, अपना कुछ है और वो कुछ इंटरेक्शंस कर रहा है, उसकी वास्तविकता है ना। इस सच्चाई की ये वास्तविकता है ना, कि वो कैसे संबंधों को निर्वाह कर रहा है ना। तो या वो इस सिचुएशन में क्या रोल प्ले कर रहा है, इस चीज़ का। सत्यता क्या होती है? जो उसकी मूल में जो बात है ना, वो सत्ता में संप्रयुक्त प्रकृति ही है ना। क्या लिखा है सत्यता में? हाँ, उसमें 3 बातें आएंगी आपकी। हाँ बताइए, पढ़िए। सत्यता, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य एवं वस्तुगत सत्य। दूसरा लिखा है सहअस्तित्व में ऊर्जा व ज्ञान सहित पदों के अनुरूप मौलिकता की अभिव्यक्ति। तीसरा लिखा है अस्तित्व में नित्य वर्तते है वह सत्यता है। ठीक है, तो देखिए सत्यता क्या है, इसको पहचानने के लिए पहले 3 शब्द आए, स्थिति सत्य, फिर वस्तुगत सत्य और फिर वस्तु स्थिति सत्य। इनका क्या मतलब है कि हम जैसे किसी चीज़ को देखते हैं है ना, जैसे हम किसी को, आपको मैं देखूं तो आपका वस्तु स्थिति सत्य ये है कि आप ज्ञानावस्था की इकाई है ना। आप एक, आपका नाम है ना, आप यहाँ पे इस परिस्थिति में यहाँ पे एक टीचर है ना, और अब इसी आयु के हैं और इस काम में इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। ये आपकी वस्तु स्थिति सत्य। ठीक है, वस्तुगत सत्य क्या है कि आप ज्ञानावस्था की इकाई हैं, सुख धर्मी हैं।
है ना। आप मतलब जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होने के लिए अध्ययन में है ना। तो ये सब चीज़ें जो आपका एक जेनेरिक जो चीज़ है, मतलब मूल में, है ना, उस अर्थ में आ गया। तो व्यवस्था में आपको कहाँ पहचाना जाता है? ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में। फिर उसके हिसाब से आपकी क्या हुआ, ये आपका वस्तुगत सत्य है। और स्थिति सत्य के रूप में आप सत्ता में संपृक्त इकाई, है ना, वो सबका कॉमन है स्थिति सत्य। वस्तुगत सत्य क्या है? व्यवस्था में अभी आप क्या रोल में, कौन से जगह पे, और स्पेसिफिकली आपकी अभी क्या पहचान है, किस देश काल परिस्थिति में आप कैसे प्लेस्ड हो, ये आपका वस्तु स्थिति सत्य है। इस बेसिस पे इन तीनों की कॉम्बिनेशन में कोई सच्चाई पूरी समझ में आती है ना। ये समझ में आया? तो स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, ऐसे। अब किसी भी चीज को देखेंगे, बिल्डिंग को देखते हैं, इसका वस्तु स्थिति सत्य क्या है? ये बिल्डिंग यहाँ लोकेटेड है, इस मटेरियल से बनी हुई है, इसका अभी ये स्टेटस है ना, इतनी पुरानी हो गई है, इसका पेंट ऐसा है, जो भी इतना साइज वगैरह, ये सब इसका वस्तु स्थिति सत्य में आ जाएगा, जिसको व्यवहारिकता कहते हैं। व्यवहारिकता में जो चीज़ों को हम, इसके फैक्ट्स हैं, उसको हम वस्तु स्थिति सत्य कहेंगे। फिर ये पदार्थ अवस्था है, इससे इसका हमारे को स्वभाव और गुण पता चलते हैं, है ना। इसका ये मैटर से बना है, ये इसके स्थिति सत्य के साथ हमारे को समझ में आता है कि अविनाशी है ना, ये पदार्थ से बना हुआ है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति है ना। ये सारी, तो इन तीनों को कंबाइन करते हैं, इन चीज़ों को, तो हमारे को पूरा सत्य इसका समझ में आता है। अभी हम नॉर्मल लाइफ में केवल वस्तु स्थिति सत्य को सत्य मानते हैं, वस्तुगत छूटा रहता है और स्थिति सत्य का तो पता ही नहीं है अभी, है ना। तो इसलिए सत्य समझ में नहीं आता है, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण लें, जैसे हम बच्चे को ने कोई घटना हुई है ना, कोई छोटा बच्चा है, वो मान लीजिए कोई गलती करने वाला है, जैसे वो बिजली के उसमें उंगली डालने वाला है, तो माँ ने उसको एक छोटा सा लगाया, कि मतलब देखा कि डाल, मारा उसके हाथ पे, है ना। तो बच्चा वो वस्तु स्थिति सत्य को देख के क्या बोलता है? माँ ने मुझे मारा। माँ ने उसे मारा या माँ ने उसे बचाया, है ना। तो उसके मूल में वो नहीं जा पाया कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये जो मूल में सच्चाई जब तक हमारे को पता नहीं चलती है, तब तक पूरी सच्चाई पकड़ में नहीं आती है। ये उदाहरण इसके लिए दे रहा हूं मैं, कि जब तक पूरी मौलिकता पकड़ में नहीं आती है, तब तक सच्चाई पूरी नहीं है। हम बोलते हैं ना, बच्चा सत्य वक्ता है, सत्य वक्ता तो है, पर वो केवल आंशिकता में वस्तु स्थिति सत्य को देख के बता रहा है। अभी उसको वस्तुगत सत्य नहीं मालूम है और उसको स्थिति सत्य नहीं मालूम है, तो पूरी सच्चाई उसको पकड़ में नहीं है। तो उसको पूरी सच्चाई का बोध होगा, तो सत्य बोध होगा, फिर तो वो पूरी सच्चाई को बता पाएगा, ठीक है। ये मूल मुद्दा है। मूल में जब तक मौलिक बात नहीं पता है हमारे को पूरे उसका, तब तक सच्चाई पूरी पकड़ में नहीं आई है। हम ये जो इंटरैक्शंस है, इन्हीं को पूरा सच मान लेते हैं, है ना। इंटरैक्शंस पूरा सच नहीं है, इसके पीछे का एक फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क के पीछे का भी एक मूल कारण है। तो फ्रेमवर्क को वस्तुगत सत्य कह रहे हैं, है ना। ये जो अभी हो रहा है, अब जिस परिस्थिति में जो हो रहा है, इसको वस्तु स्थिति सत्य कह रहे हैं, और ये सबके मूल में जो महाकारण है, उसको हम स्थिति सत्य कह रहे हैं, ठीक। कुछ स्पष्ट हुआ? हाँ भैया। एक शब्द में, एक वाक्य में कहे तो सत्यता मतलब वो मूल में जो सत्य है वो, मतलब हाँ। मूल सच्चाई का क्या है वो पकड़ में आ जाना वो। हाँ। वैसे ही शुरू का यथार्थता मतलब उसका उपयोगिता क्या है उसके बारे में। हाँ, प्रयोजन और उपयोगिता पकड़ में आ जाना। और ये वास्तविकता वाला थोड़ा छूट गया, उसका मतलब वो अभी क्या रोल को पूरा कर रहा है, कैसे निर्वाह कर रहा है ना। देखिए, उसमें सम विषम मध्यस्थ गुण सारे ही आ जाएंगे। उसका स्वभाव और गुण का मतलब उसका आचरण आ जाता है उधर, ठीक है। तो उसके आचरण में जैसे वो, जैसे कोई इकाई है, जैसे मान लीजिए नीम का पेड़ है, उसकी एक तो उपयोगिता है, पर वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है ना, उसे
हवा शुद्ध हो रही है, उससे कीड़े मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, इस तरीके से मानव है ना, वो क्या प्रभाव डाल रहा है अपने आसपास, ये उसकी वास्तविकता है। हाँ, भागीदारी कह सकते हैं उसको। एक्चुअली वो वास्तविकता और सत्यता में वस्तुगत सत्य है, वो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। हाँ, तो भैया देखिए एकदम डिस्टिंक्टली डिफरेंट नहीं है, अगर देखेंगे तो इसमें ओवरलैप्स हैं सब में, है ना, एकदम वो ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं है ये। जो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, है ना, ये जो बात है, और फिर स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, है ना, ये दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसी एक ही तरीके से बातों को कहने की कोशिश की, मतलब दो तरीके से बात है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो एक ही है लेकिन अलग अलग स्टाइल से उस बात को कहने बताने की कोशिश की। मोटा मोटा अगर आप देखें तो हमारे को ये समझ में आता है कि सच्चाई को समझने के लिए, है ना, हमारे को उसके कुछ, एक तो उसका जो इमीडिएट जो हो रहा है उसको देखना पड़ता है, फिर उसका कुछ बेसिस है, जो उसका कुछ रोल है इस पूरी व्यवस्था में, इसको देखना पड़ता है, और इन सब के पीछे भी एक कारण है, इसको देखना पड़ता है। ये इसकी बेसिक एसेंस है। इन चाहे आप इसको यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता से देख लीजिए या तीन सत्य के रूप में देख लीजिए। ठीक, हाँ भैया बताइए। भैया मैं यहाँ पे इसको वो जो